नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं और आज हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की 10वीं क्लास है और एडवांस सीरीज की हमारी ये 56 क्लास है। हमने अभी तक ओबीजी को पढ़ लिया है, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है और ईयर पढ़ लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर से पहले भी बताया हुआ है ये कि अगर हम अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी के एमएसएन के जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 30 क्लास लेंगे। तो मतलब इसकी अभी हमारी लगभग सिर्फ अब 3-4 क्लास बच रही हैं। उन क्लासेस के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप 1 महीना और मान लो तो उसमें आपका पूरा जो एमएसएन वो खत्म हो जाएगा। ओबीजी कंप्लीट हो चुका है आपका। फिर आपका जो सब्जेक्ट बचते हैं दोस्तों, मेन जो सब्जेक्ट है उसमें हम बात करें तो ओबीजी कंप्लीट हो चुका है, पीडियाट्रिक सब्जेक्ट आता है, फंडामेंटल आता है और साइकेट्रिक आता है। ठीक है, और बाकी का एनक्लेस में कुछ दे नहीं रखा है, छोटे मोटे जो सब्जेक्ट है वो नहीं बता रखे हैं। तो और वैसे क्वेश्चंस दे रखे हैं मुझे ना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है हमें। इसके अलावा मैं आपको फंडामेंटल पढ़ाऊंगा और जो साइकेट्रिक है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साइकेट्रिक को आप जो कहोगे उस हिसाब से पढ़ा दूंगा। मुझे ये लगता है कि साइकेट्रिक को एनक्लेस के थ्रू नहीं पढ़ना चाहिए और ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है ये, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि सर आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाओ क्योंकि हमें इस बुक को ही पूरा करना है, तो मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा। या आपको कहना है कि सर हमें बस साइकेट्रिक पढ़ना है, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो क्वेश्चंस बना कर जो यूनिट वाइज में आपको ये करवा दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है रिलेटेड टू कैंसर ऑफ द लीवर। ए क्लाइंट इन ए डेलिवेटेड स्टेट इज एडमिटेड फॉर पालिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर ऑफ द लीवर। ठीक है, एक पेशेंट है दोस्तों, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो पालिएटिव ट्रीटमेंट के लिए आया है और उसकी जो डायग्नोसिस है दैट इज कैंसर ऑफ द लीवर। उसकी डायग्नोसिस क्या है दोस्तों? कैंसर ऑफ द लीवर है। विच ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना यहां पर ये बात किसकी कर रहा है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्स इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट्स कंडीशन। कि कैंसर ऑफ लीवर के अंदर अगर आपको क्लाइंट की जो कंडीशन है दोस्तों उसको आपको क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो आप इसमें से किस चीज को क्या करोगे? मॉनिटर करोगे। तो वो कलेक्टेड बाय द नर्स, कौन सी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है जो नर्स कलेक्ट करेगी जो हेल्पफुल होगी क्या? फ्यूचर मॉनिटरिंग ऑफ द क्लाइंट कंडीशन, कि क्लाइंट के आगे की जो कंडीशन है ना फ्यूचर में वो कैसी होने वाली है, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए हम क्या मॉनिटर करेंगे? डाइट हिस्ट्री देखेंगे हम, उसका बाउल साउंड मॉनिटर करेंगे, या फिर प्रेजेंट वेट मॉनिटर करेंगे, या फिर पेन का जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वो मॉनिटर करेंगे। तो हम बात करते हैं कैंसर ऑफ द लीवर की पहले, फिर वापस इस क्वेश्चन के ऊपर लौट के आते हैं। बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कैंसर ऑफ द लीवर की, तो कैंसर ऑफ द लीवर जो है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है दोस्तों दैट इज प्राइमरी और सेकंड जो होता है दैट इज मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक डायरेक्टली दोस्तों जो हिपेटोसेलुलर कैंसर होता है, मतलब कि हिपेटोसाइट्स के अंदर जो डायरेक्टली होता है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी के नाम से जानते हैं। और दूसरी कोई और किसी कैंसर होने के कारण वहां की सेल अगर लीवर के अंदर आती है दोस्तों उसके कारण होता हो तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मेटास्टेटिक कैंसर के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मेटास्टेटिक कैंसर के नाम से जानते हैं। और मोस्ट कॉमन जो होता है वो मेटास्टेटिक ही होता है। प्राइमरी जो कैंसर है दोस्तों वो बिल्कुल क्या होता है? रेयर होता है, दैट इज रेयर, ये रेयर होता है। अगर हम इसके कोजेज की बात करें दोस्तों तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कोज होता है दोस्तों दैट इज लीवर सिरोसिस। क्या होता है दोस्तों? लीवर सिरोसिस होता है। इसके बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा कि लीवर सिरोसिस की कंडीशन क्या होती है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों और जो कोजेज हैं उनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो पहला आ गया लीवर सिरोसिस, दूसरा जो आया दोस्तों दैट इज एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल इसका कोज होता है। इसके अलावा दोस्तों स्टीरॉयड का यूज करने के कारण भी देखा गया है इसके जो कोजेज में, और एक हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो आपको पता लग गया होगा, LASH इसकी ट्रिक बना सकते हो आप अगर याद करना चाहो तो, कि लास्ट बन जाता है क्लाइंट अगर ये चीजें हो रही हैं तो। लीवर सिरोसिस हो रहा है, अगर एल्कोहल हो रहा है, या फिर यूज ऑफ स्टीरॉइड्स है, और हेपेटाइटिस बी और सी अगर हो रहा है दोस्तों, तो ये सब चीजें किसको लीड करती हैं? दे लीड टू CA कैंसर। CA लीवर कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ द लीवर को क्या करती हैं दोस्तों? ये लीड करती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसके जो क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस आते हैं दोस्तों, इसके अंदर पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लाइंट को नोजिया वोमिटिंग होगा, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया होगा तो क्लाइंट के अंदर दोस्तों वेट लॉस देखने को मिलेगा, मेलाइज देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, साइन ऑफ जॉइंटिस देखने को मिलेंगे, साइन ऑफ जॉइंटिस देखने को मिलेंगे।
ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं दोस्तों, पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सारे साइन क्या किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, सी लीवर के अंदर। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अनलिमिटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो मैं आपको सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगा, मैं वहां पर आपको उसको और अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है दोस्तों। एसाइटिस डेवलप हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, एनसीफेलोपैथी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी डेवलप हो सकते हैं। तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन है, एसाइटिस डेवलप हो सकता है, या एनसीफेलोपैथी डेवलप हो, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी भी क्या हो सकता है इसके अंदर डेवलप हो सकता है। इन सब के बारे में आगे आपको समझाऊंगा भी, जो अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो क्या इसका मैनेजमेंट है नहीं, वो हम बात करते हैं कि सब कुछ चीज़ें तो हम इसमें यूज करते हैं। अगर दोस्तों एक ही किसी पोर्शन तक अगर लिमिटेड है तो उस पोर्शन को हमें कट करना पड़ता है, इसे हम हिपेटोलोबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज हिपेटोलोबेक्टोमी। हिपेटोलोबेक्टोमी इफ ये कब करते हैं हम, इफ ट्यूमर इज कन्फाइंड मतलब एक रीजन पर ही है बस, तो उस कंडीशन के अंदर जो की जाती है दैट इज कॉल्ड हिपेटोलोबेक्टोमी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो बिल्कुल माइनस जो टेम्परेचर है उसका यूज करके भी सर्जरी की जाती है, इसे हम क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, या क्रायो सर्जरी भी बोलते हैं, इसे क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी के नाम से जानते हैं। माइनस में टेम्परेचर होता है ना जो, उसे हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी। या दोस्तों कीमोथेरेपी का भी यूज किया जाता है, कीमो जो थेरेपी है उसका भी यूज किया जाता है इसके अंदर मेनली। जैसे अब 5-फ्लोरो यूरेसिल जो ड्रग है उसका यूज किया जाता है इसमें। एग्जाम्पल के लिए आप एक ड्रग याद कर लो, ठीक है, ये जैसे ये ड्रग यूज की जाती है इसके अंदर। इसके अलावा रेडिएशन जो थेरेपी है उसका भी यूज किया जाता है, रेडिएशन जो थेरेपी है उसका भी यूज किया जाता है। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों क्लाइंट के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा कि एज ए कॉम्प्लिकेशन एसाइटिस डेवलप हो सकता है, तो क्लाइंट के अंदर हमें इनटेक आउटपुट चेक करना पड़ेगा, उसके पेशेंट की जो वेट की जो मॉनिटरिंग है वो करनी पड़ेगी। पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एसाइटिस के नाम से जानते हैं। इसको कम करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है दैट इज नोन एज पैरासेंटेसिस। जो प्रोसीजर इसमें किया जाएगा वो पैरासेंटेसिस कहेगा। एब्डोमिनल गिर्थ की भी क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। एब्डोमिनल गिर्थ भी क्या करते हैं हम, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, बस ये बहुत पढ़ लो, इतना पढ़ लो बहुत है, ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना मैंने बता दिया उतना बहुत है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों भाई क्लाइंट के अंदर अगर हमें ये देखना है कि उसकी फ्यूचर कंडीशन कैसी है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, पहली चीज़ तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पेशेंट ने बता सके, मतलब हम भी बता सके साथ में, ठीक है, ऑब्जर्व कर सके, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो पहला इसमें दे रखा है पेन डिस्क्रिप्शन, ये जो ऑप्शन है ये वैसे ही गलत हो गया इसका, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, जो कि जो पेन है ना दोस्तों, आप नहीं बता सकते हो पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। तो पेन जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, दैट इज ए सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। पेन डिस्क्रिप्शन एक सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे आपने काट दिया, तो एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, बाकी के बच के 3। तो 3 में ध्यान रखना दोस्तों कि डाइट जो हिस्ट्री है उससे हमें फ्यूचर कंडीशन का नहीं पता चलेगा। ठीक है, आपने उसने पहले क्या डाइट लिया आप पता लगा सकते हो कि भाई उसने फैटी डाइट ली होगी, ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री से आपको ये पता लगा सकते हो आप, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसके साथ आप डाइट हिस्ट्री के द्वारा पता नहीं लगा सकते हो। बाउल जो साउंड है दोस्तों उसके द्वारा भी हमें कोई चीज़ पता नहीं लगेगी। मेन जो फ्यूचर जो मॉनिटरिंग है दोस्तों, हम क्लाइंट का क्या करते हैं, वेट का करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, वेट का करते हैं। उसके कई सारे कारण होते हैं। एक तो जैसे कि जो क्लाइंट है दोस्तों उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। क्लाइंट के अंदर वेट लॉस देखने को मिलता है, एक क्लाइंट के अंदर एसाइटिस डेवलप होता है। तो अगर आप वेट मॉनिटरिंग करोगे तो उससे पता लग जाएगा कि भाई एसाइटिस अगर ज्यादा जा रहा है तो मतलब कंडीशन और ज्यादा वर्सन हो रही है, क्लाइंट की और ज्यादा खराब होती जा रही है। ठीक है, वो वेट मॉनिटरिंग से हमें और पता लगेगा। ठीक है, जैसे क्लाइंट का हम डेली वेट मॉनिटरिंग करेंगे तो उसे पता लगेगा भाई आज इतना वेट बढ़ा, इतना बढ़ा, तो एसाइटिस में फ्लूइड कलेक्शन होगा तो उससे उसके कारण वेट गेन हो सकता है। तो एसाइटिस को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं दोस्तों, वेट मॉनिटरिंग करते हैं। तो वेट जो मॉनिटरिंग है दोस्तों वो क्या होती है, जरूरी। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी प्रेजेंट वेट। तो लिखो लीवर कैंसर के पेशेंट का, लीवर कैंसर के पेशेंट का, लीवर कैंसर के पेशेंट का वेट मॉनिटरिंग करना जरूरी है। वेट मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है,
जरूरी होता है। यह हमें पेशेंट की फ्यूचर मॉनिटरिंग को, यह हमें पेशेंट की कंडीशन की फ्यूचर मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, बस ये क्वेश्चन है हमारा सीए लीवर का, कैंसर ऑफ लीवर का। इसके बाद बाकी के जितने भी आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो ज़्यादातर सब सिरोसिस ऑफ लीवर से रिलेटेड हैं या फिर क्रोनिक लीवर फेलियर या क्रोनिक लीवर डिजीज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि आज हम किस किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो हमने सीए लीवर पढ़ेंगे हम, एक हम पढ़ेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में, पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि क्लाइंट विद क्रोनिक हिपेटिक फेलियर, मतलब क्लाइंट को क्रोनिक कंडीशन हुई थी जिसके कारण उसका लीवर फेल हो गया है। ठीक है, लीवर ने काम करना क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, क्रोनिक हिपेटिक फेलियर के नाम से जानेंगे। इट इज सोन टू बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो जल्दी हॉस्पिटल से क्या होने वाला है दोस्तों, डिस्चार्ज होने वाला है। विच डाइट शुड द नर्स एनकरेज, ऐसी कौन सी डाइट है जो नर्स उस बढ़ावा देगी द क्लाइंट टू फॉलो बेस्ड ऑन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर। कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सी डाइट क्या करेगा दोस्तों, फॉलो करेगा। हाई फैट डाइट देगा ऐसे क्लाइंट को, लो कैलोरी डाइट देगा, लो प्रोटीन डाइट देगा, या फिर हाई सोडियम डाइट देगा। किस प्रकार की डाइट दी जाएगी दोस्तों। तो क्रोनिक हिपेटिक जो फेलियर है दोस्तों, क्रोनिक हिपेटिक अगर फेलियर की जो कंडीशन हुई है ना दोस्तों, ये मेनली किस में देखने को मिलती है, सिरोसिस ऑफ लीवर में देखने को मिलती है। इसमें देखने को मिलती है दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर मेनली देखने को मिलती है, या सीए कैंसर के कारण भी, सीए लीवर के कारण भी हो सकता है, कैंसर ऑफ द लीवर के कारण भी क्या हो सकता है, जो लीवर है उसको काम करना बंद कर सकता है, जिसे हम किस नाम जानते हैं, क्रोनिक हिपेटिक फेलियर के नाम से जानते हैं। तो मेनली या तो सिरोसिस ऑफ लीवर के कारण होगा ये, या किसके कारण होगा दोस्तों, सीए लीवर के कारण होगा। अब सीए लीवर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में। हम क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो इस डिजीज के अंदर नहीं आता है। मतलब लीवर ने, आप समझोगे इससे कि भाई लीवर की कितनी इंपॉर्टेंस है, इससे आपको ये पता लगेगा। सिरोसिस ऑफ लीवर का मतलब क्या है दोस्तों, तो इट इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज in which destruction and degeneration of hepatocytes occur that result into formation of scar tissues, that is known as cirrhosis of liver. देखो, सबसे पहली बात तो एक दिन में नहीं होती कि एक्यूट हो गया, एकदम से लीवर फेल हो गया, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होती है ये। तो कैसी डिजीज है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। क्या होता है इसके अंदर भी, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ये इन्फेक्टिव नहीं है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। क्या होगा, सिंपल सी बात है, लीवर की सेल क्या होंगी दोस्तों, डिस्ट्रैक्ट और डिजनरेट हो जाएंगी। लीवर की सेल्स क्या होंगी, डिस्ट्रैक्ट और डिजनरेट हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो सेल डिजनरेट हो गई वो कलेक्ट होंगी एक जगह से, और उनको हम किस नाम से जानेंगे, डिस्ट्रैक्टेड सेल जो कलेक्ट हो रही है लीवर के अंदर, उसे हम स्कार टिश्यूज के नाम से जानेंगे। तो वो सेल्स एक जगह कलेक्ट हो जाती है तो उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्कार टिश्यूज के नाम से जानते हैं। तो लीवर के अंदर बहुत सारी सेल्स डिजनरेट हो जाएं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएं और वो स्कार बन जाए दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार के लीवर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। अब इसके क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो इसके कोजेज क्या होंगे दोस्तों, सबसे पहला एल्कोहोलिज्म। जो क्लाइंट लंबे टाइम तक एल्कोहल लेते रहते हैं दोस्तों, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। एक इसके अलावा दोस्तों क्रोनिक
हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस जो सी है ना दोस्तों, वो क्रोनिक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी सिरोसिस ऑफ लीवर होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, डायरेक्टली भी ये लिखा हुआ सकता है दोस्तों फैटी लीवर, तो भी ठीक वही माना जाएगा। या फिर आपको ऐसे लिख सकता है वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी लिख सकता है। वो आप क्या लिख सकता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली क्या होता है दोस्तों कि लीवर जो है ना पहले हेल्दी रहेगा, क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। हेल्दी होने के बाद में थोड़ा थोड़ा लीवर में क्या होगा दोस्तों, फैट का डिपोजिशन होगा, तो फिर वो होगा कैसा, फैटी लीवर, फैटी लीवर। फिर इस लीवर के अंदर क्या बनेगी दोस्तों, फाइब्रोसिस बनेगी। क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। फिर फाइब्रोसिस के बाद में फिर इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, स्कार बनने शुरू हो जाएंगे, या हम कहें लीवर सिरोसिस हो जाएगा, लीवर सिरोसिस। इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों, ये डेवलप होता है। तो इसमें यही बता रहा है कि भाई अल्कोहल लेने के कारण तो होता ही है, बिना अल्कोहल लिए भी क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक बी फैटी लीवर डिजीज जो हो सकती है, दैट कैन रिजल्ट इनटू सिरोसिस ऑफ लीवर। उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर के हो सकता है, या फिर फैटी लीवर भी लिखा हुआ आ सकता है। आपका क्या लिखा हुआ सकता है, फैटी लीवर। तो ये कुछ आपके क्या है दोस्तों, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सॉरी इसके कोजेज हैं या रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण क्या हो सकता है, आपका सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मुझे हंसी आ रही है कि इसमें हर चीज इंक्लूडेड होती है दोस्तों इसके अंदर। क्लिनिकल अगर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्या इंक्लूड नहीं है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंक्लूड है उसको छोड़ो, क्या इंक्लूड नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, क्या नहीं होगा इसके अंदर, देखो दोस्तों जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, दोस्तों जीआई ट्रैक्ट की, तो जीआई ट्रैक्ट के अंदर पेशेंट को एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, गोल स्टोन का फॉर्मेशन भी होगा इसके कारण। गोल स्टोन का भी क्या होगा दोस्तों, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, गोल स्टोन का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा दोस्तों इसोफेगस के अंदर क्या होगा, इसोफेजियल वेरिसेज होगा, इसोफेजियल वेरिसेज होगा, गैस्ट्रिक वेरिसेज होगा, गैस्ट्रिक वेरिसेज होगा, रेक्टल वेरिसेज होगा, रेक्टल वेरिसेज डेवलप होगा। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को क्या होगा, पेन एब्डोमेन होगा, पेन एब्डोमेन भी देखने को मिलेगा। एक इसके अंदर देखने को मिलेगा फिटोर हिपेटिकस साइन, एक साइन देखने को मिलता है, फिटोर हिपेटिकस साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या आती है दोस्तों, मतलब फ्रूटी अडर आती है क्लाइंट के, फ्रूटी मस्टर्ड अडर फ्रॉम माउथ। उसके माउथ से दोस्तों आपको कैसी सुगंध आएगी, फ्रूटी मस्टर्ड अडर की सुगंध आएगी। ठीक है, मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, फ्रूटी मतलब फ्रूट की जैसी, तो मिक्स जैसी स्मेल जो होती है वैसी स्मेल इसके अंदर आएगी, फ्रूट्स की और सरसों की जो होती है, मस्टर्ड की, इन दोनों की मिक्स अडर क्या होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फिटोर हिपेटिकस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को हेमोरॉइड्स की शिकायत भी देखने को मिलेगी, हेमोरॉइड्स होगा। ठीक है, इसके कारण क्लाइंट का क्या होगा, माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। जब सब चीजें ही डेवलप हो गई दोस्तों तो क्लाइंट को क्या देखने को मिलेगा, माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ चीजें तो आपको पता ही होंगी, ये तो नोजिया वोमिटिंग ये तो बताने की जरूरत नहीं है, गोल स्टोन फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। इसोफेजियल वेरिसेस गैस्ट्रिक वेरिसेस क्या होता है दोस्तों कि जो ऐसी वीक वेन डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है दोस्तों कि क्लाइंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है। जो पोर्टल वेन है उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, मोर देन 10 mm ऑफ Hg प्रेशर बढ़ जाता है पोर्टल वेन के अंदर। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जब ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो पा वापस नहीं जा पा रहा है, तो जो ब्लड को भेजने के लिए क्या करती है, इसोफेगस है, स्टोमक है या रेक्टल वेन है, ये सब क्या करती हैं, कमजोर वेन खुद बनाने लग जाती हैं। इसको हम कोलैटरल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो वो जो वेन बनती है ना बाद में, वो कमजोर वेन होती है, वीक होती है, वो डायलेटेड हो जाती है, उसके कारण क्या होने लग जाती है, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो वो हर जगह डेवलप हो जाती है। इसोफेगस में डेवलप होगी, इसोफेजियल वेरिसेज होगा। ठीक है, स्टोमक में होगी, गैस्ट्रिक वेरिसेज होगा, रेक्टल वेरिसेज डेवलप हो जाएगा। और रेक्टल वेरिसेज के कारण क्या होगा दोस्तों, हेमोरॉइड्स की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। जब सब कुछ ही हो गया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन सब हो रहा है दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा, क्लाइंट को माल न्यूट्रिशन भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा।
ठीक है, पेन एब्डोमेन देखने को मिलेगा, फ्लूइड मस्ट। तो ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है दोस्तों, जीआई ट्रैक्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा दोस्तों कि एक तो पेशेंट के अंदर एडिमा डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिजीज के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। फ्लूइड का क्या हो जाता है, रिटेंशन हो जाता है। फ्लूइड का रिटेंशन होगा, उस फ्लूइड के रिटेंशन के कारण एसाइटिस भी डेवलप होगा। ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एसाइटिस डेवलप होगा। एक क्या डेवलप होगा दोस्तों, एडिमा डेवलप होगा। एक बच्चों एडिमा डेवलप हो जाएगा। तो फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा होगा। इसके अलावा दोस्तों हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कार्डियोवास्कुलर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिसरिदमिया। तो वो हाइपोकैलेमिया के कारण होगा। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी डेवलप होगा दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होगा। हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा, हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा। अब आप कहोगे कि सर ये अब दोनों ही कैसे लिख दिया आपने। एक्चुअली में दोस्तों बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है सोडियम, तो सोडियम की अमाउंट तो ज्यादा हो गई, लेकिन सोडियम के साथ वाटर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अगर उस वे में अगर हम देखें ना, तो वाटर ज्यादा है और सोडियम कम है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। बट एक्चुअली में तो सोडियम की अमाउंट क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। वही एग्जांपल मैं आपको बहुत बार देता रहता हूं कि आप 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम डालो, और एक लीटर के अंदर 1 ग्राम डालो, एक आप 5 लीटर के अंदर 2 ग्राम डालो। ठीक है, तो वो क्या दिखेगा दोस्तों, वो मतलब एक्चुअली में तो बढ़ा है सोडियम, 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम हो गया है, लेकिन वाटर 5 लीटर हो गया है, तो उसकी तुलना में 2 ग्राम क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए उसे हम किस नाम जानते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो क्या तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा या क्या होगा दोस्तों, हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट साइन देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की, तो क्लाइंट को जॉइंटिस के साइन देखने को मिलेंगे। जॉइंटिस भी लिखा हुआ सकता है या इक्टेरस लिखा हुआ सकता है। एक ऐसा हमें क्वेश्चन भी मिलेगा आगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा एक देखने को मिलता है कैप्यूट मेडुसी, कैप्यूट मेडिसी। कैप्यूट मेडिसी क्या होती है, डायलेटेड वेन ओवर एब्डोमन, डायलेटेड वेन ओवर एब्डोमन। जो क्लाइंट का जो एब्डोमन होगा ना, उसमें छोटी छोटी ऐसी वेन सी बन जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैप्यूट मेडिसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज कैप्यूट मेडिसी। तो आपको ध्यान रखना कि एब्डोमन पे वेन क्या हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है और वो बाहर दिखाई देने लग जाती है अच्छे से। ठीक है, जैसे टोर्टुअस सी, मुड़ी सी, तो ऐसी होती है, वीक सी। तो उन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैप्यूट मेडिसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हाथ की जो पाम है उस पर भी रेडनेस देखने को मिल सकती है, तो पाल्मर इरिथीमा के नाम से जानते हैं इसे हम। ठीक है, पाल्मर इरिथीमा, या फिर एक स्पाइडर एंजियोमा भी देखने को मिलता है इसमें, स्पाइडर एंजियोमा भी देखने को मिल सकता है। स्पाइडर एंजियोमा क्या होता है दोस्तों, ट्रंक के ऊपर मेनली या फिर एब्डोमन के ऊपर, ट्रंक और एब्डोमन के ऊपर इस प्रकार से वेसल्स दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई स्पाइडर बन गया हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्पाइडर एंजियोमा के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर की, तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा। वैसे एक ही लिख लो, बहुत है, ज्यादा लिखोगे और मरोगे। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजिनिया देखने को मिलेगा क्लाइंट के अंदर, या फिर क्लाइंट के अंदर दोस्तों वो कोशिश करेगा डीप ब्रीथिंग करने की, तो उसके कारण क्योंकि उसको सांस में प्रॉब्लम होगी, तो हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा ना, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का जो लेवल है ना वो ब्लड के अंदर क्या आएगा, कम आएगा, और ब्रीथिंग वो डीप करेगा, क्योंकि उसको कम आ रहा है तो उसके कारण डीप ब्रीथिंग करता है, तो वो हाइपर वेंटिलेशन होगा। और साथ में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, हाइपोक्सीमिया होगा। और हाइड्रोथोरैक्स, ठीक है, थोरैक्सिक कैविटी के अंदर वाटर का होना, हाइड्रोथोरैक्स जो है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें दोस्तों ब्लड की, तो ब्लड के अंदर जो क्या क्या देखने को मिलता है, ब्लड के अंदर दोस्तों आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा,
ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा और एनीमिया भी होगा। क्या होगा दोस्तों? एनीमिया भी देखने को मिलेगा। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो रहा है, ल्यूकोसाइटोपिनिया भी हो रहा है और क्लाइंट के अंदर एनीमिया भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों रीनल सिस्टम की, रीनल सिस्टम की, तो जो रीनल सिस्टम है उसके अंदर भी हिपेटो रीनल फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है। मतलब हिपेटो लीवर के कारण दोस्तों जो किडनी है उनका काम करना बंद हो जाए तो इसे हम किस नाम जानते हैं? हिपेटो रीनल फेलियर के नाम से जानते हैं। ये भी देखने को मिल सकता है। और ये अगर ये नहीं मिलेगा तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया तो मिलेगा। बिलिरुबिन जो है दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको हम ऐसे लिख लो, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन लेवल इन यूरिन, ऐसे लिख लो, इन यूरिन। हाइपर बिलिरुबिनूरिया। ब्लड के अंदर जब किडनी सही काम से नहीं करेगी तो एजोटीमिया देखने को मिलता है। नाइट्रोजीनियस जो सब्जेक्ट है दोस्तों, जो नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंसेज हैं वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजीनियस जो सब्सटेंसेज हैं वो जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। तो एजोटीमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, एजोटीमिया भी देखने को आपको मिल सकता है। तो ये रीनल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को जो मिलता है दोस्तों दैट इज हिपेटो एनसिफेलोपैथी। एनसिफेलोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हिपेटो एनसिफेलोपैथी देखने को मिलता है दोस्तों। ऐसे क्लाइंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा आपको। कैसे समझोगे आप ये हो रहा है? तो मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलता है, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी, स्लर्ड स्पीच आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक देखने को मिलता है फ्लैपिंग हैंड, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, या इसको हम बोलते हैं एस्टिरेक्सिस। एस्टिरेक्सिस, एस्टिरेक्सिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ये जो रिस्ट है और ये जो फिंगर्स है ना दोस्तों, इनके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। इस प्रकार से पेशेंट करेगा, इधर जा रहा है मुड़ रहा है, ऐसे इस प्रकार से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? एस्टिरेक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये इस चीज को क्या करवाएगा दोस्तों? हिपेटो एनसिफेलोपैथी के बारे में हमें बताएगा। इसलिए हमें हमेशा पेशेंट के ये चीज़ देखना हमारा जरूरी होता है कि कहीं उस पेशेंट के अंदर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स तो मौजूद नहीं है, ड्राउजीनेस तो नहीं है, स्लर्ड स्पीच तो नहीं है, या फिर मेंटल कंफ्यूजन जो है दोस्तों वो तो प्रेजेंट नहीं है। तो वो भी हमें पेशेंट के अंदर देखना क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, बहुत है इतने से और भी तो वो लिखवानी चाहिए। और भी जैसे मान लो पैरेस्थीसिया देखने को मिलता है, नमनेस टिंगलिंग देखने को मिलता है, पेरिफेरल जो नर्व है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, जो सेंस ऑर्गन है उनके अंदर भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है बस वो आपने लिख लिया, बहुत है आपके लिए। ठीक है, ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो एकाइमोसिस, पैटेची ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, इंडाइजेशन देखने को मिलता है। फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन है दोस्तों उनकी मेनली डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि उनके लिए क्या चाहिए? बाइल चाहिए। लीवर काम नहीं कर रहा है सही तरह से, तो बाइल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो अमोनिया है, अमोनिया का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? लीवर करता है। अब लीवर है नहीं, तो मेनली एनसिफेलोपैथी आने का जो कारण होता है ना वो भी इंक्रीज्ड अमोनिया लेवल ही होता है। अमोनिया का जो लेवल है, क्योंकि लीवर क्या नहीं कर रहा है? डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है, अमोनिया को हटा नहीं रहा है बॉडी से, काम नहीं कर रहा है अमोनिया। तो सॉरी, अमोनिया जो है उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों? ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा। उसके कारण जो ब्रेन है उसके अंदर क्या आता है? एनसिफेलोपैथी आता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि अमोनिया का लेवल क्या हो जाता है? इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। और कोई भी सिम्टम आएगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा इससे रिलेटेड। वैसे बहुत हो गए। अगर हम इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों तो हम क्लाइंट को वाइटामिन देंगे, क्योंकि क्लाइंट को वाइटामिन देना क्या है? जरूरी है। क्योंकि वाइटामिन जैसे मान लो फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन है दोस्तों वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रही, तो बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी? डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो बैक्टीरिया है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और उसके कारण क्या हो जाता है कि अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है।
इसलिए हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं इसके अंदर। क्लाइंट को क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। पूरे जीआई सिस्टम के जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनके कारण एंटासिड्स भी देंगे हम उनको। फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है दोस्तों, तो उसके कारण हम क्लाइंट को क्या देंगे दोस्तों, डाईयूरेटिक्स भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देते हैं दोस्तों, डाईयूरेटिक्स भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को हम देते हैं लैक्टुलोज और नियोमाइसिन एनीमा। ये दोनों को दोनों एक ही काम करते हैं। लैक्टुलोज और नियोमाइसिन जो एनीमा है दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं ना, उनके फॉर्मेशन को क्या करते हैं दोस्तों, ये कम कर देते हैं। क्योंकि अगर अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो ये क्या कॉज कर सकता है, हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कोज कर सकता है, ये हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कोज कर सकता है। इसलिए दोस्तों हम क्लाइंट को क्या देते हैं, लैक्टुलोज देते हैं और नियोमाइसिन एनीमा देते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्या करता है दोस्तों, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का काम करता है। फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है इसलिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जिससे अमोनिया कम बने, इसलिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। वाइटामिन फैट सोल्यूबल ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि फैट सोल्यूबल वाइटामिन के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो ये सब भी हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट को हम मॉनिटर करेंगे। क्लाइंट इज मॉनिटर्ड फॉर क्लाइंट को हम इनटेक आउटपुट मॉनिटर करते हैं क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। वेट मॉनिटर करते हैं क्योंकि वेट लॉस तो देखने को मिलेगा और साथ में एसाइटिस होता है, तो इसलिए भी वेट मॉनिटरिंग क्या होता है दोस्तों, जरूरी होती है। एसाइटिस को चेक करने के लिए हम और क्या असेस करेंगे, एब्डोमिनल गिर्थ असेस करेंगे दोस्तों, एब्डोमिनल गिर्थ असेस करेंगे। इसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया है वेरिसेज हो जाते हैं हर कहीं, तो क्लाइंट को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे कि अगर आपको किसी भी प्रकार की स्मॉल ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो आप इसको तुरंत क्या करो दोस्तों, रिपोर्ट करो, ठीक है। तो क्लाइंट को अंदर हम ब्लीडिंग को मॉनिटर करने के लिए हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार की आपको अगर ब्लीडिंग है तो आप बताएं। क्लाइंट को हम मॉनिटर करेंगे एस्टिरेक्सिस के लिए। हम क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपको अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो हमें जरूर इन्फॉर्म करो, क्योंकि एस्टिरेक्सिस के अंदर फ्लैपिंग हैंड ट्रीमर्स आ रहे हैं, तो ये आपको क्या करता है दोस्तों, इंडिकेट करता है कि क्लाइंट के अंदर क्या है, एनसेफेलोपैथी हो सकती है। क्लाइंट के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, एनसेफेलोपैथी हो सकती है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्लाइंट है उसको हम अवॉइड करेंगे कि वो किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ें जो हिपैटोटॉक्सिक हो वो न ले। हिपैटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं वो नहीं ले, उनको अवॉइड करेंगे हम। हिपैटोटॉक्सिक ड्रग्स को अवॉइड करेगा। एल्कोहल है उसको भी क्या किया जाएगा दोस्तों, अवॉइड किया जाएगा। इन चीज़ों को अवॉइड करना क्या होता है, जरूरी होता है। हिपैटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, एल्कोहल है, क्योंकि ये और ज़्यादा क्या करेंगे दोस्तों, इसको डिटोरेट करेंगे। इसके अलावा जो क्लाइंट को हम दोस्तों सोडियम जो है वो हमेशा, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट के अंदर फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, फ्लूइड एंड सोडियम का रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, क्योंकि और ज़्यादा वो करवाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट को हम लो फैट एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं, सॉरी लो प्रोटीन। फैट भी वैसे कम ही देंगे क्योंकि बाइल नहीं बन पा रहा, लेकिन मेन पर्पज लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देंगे। हाई कैलोरी डाइट लगभग हम 2000 कैलोरी तो देंगे ही देंगे, कम से कम 2000 कैलोरी देंगे। और जो प्रोटीन है दोस्तों वो सिर्फ 20 ग्राम तक ही रखेंगे हम। अब अक्सर यहाँ पर प्रोटीन कम क्यों दी जा रही है, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर आप प्रोटीन ज़्यादा दोगे दोस्तों तो अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। लीवर काम कर नहीं रहा है, अमोनिया पहुंचेगा ब्रेन में और ब्रेन के अंदर पहुंचेगा तो कोज करेगा हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। क्या कोज करेगा, हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कोज करेगा। तो ये भी हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है कि कहीं हिपैटिक एनसेफेलोपैथी तो नहीं हो गई है क्लाइंट के अंदर, क्योंकि हिपैटिक एनसेफेलोपैथी अगर ब्रेन को कर दिया ना फिर कुछ नहीं बचने वाला पेशेंट के अंदर वैसे भी, है ना। तो इस चीज़ के लिए भी हम क्या करेंगे क्लाइंट को। और सोडियम वो तो बता दिया ना, फ्लूइड एंड सोडियम रेस्ट्रिक्शन हो गया, लो प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देंगे। तो ये डाइट का ध्यान रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन अलग है, देखो आपको डायरेक्टली कुछ बताता नहीं है ना क्वेश्चन में, तो आपको डाइट यही लिख के आनी है कि लो प्रोटीन डाइट देंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसे कहता है वो सीधा कि एक क्लाइंट है जिसको, देखो एक क्वेश्चन तो क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर दिया, तो उसमें तो सीधा क्या लिखेंगे हम, लो प्रोटीन डाइट। लो प्रोटीन डाइट कुछ नहीं समझा रहा वो आपको। लेकिन मान लो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ ले कि एक क्लाइंट है सिरोसिस ऑफ लीवर का, सिरोसिस ऑफ लीवर का क्लाइंट है, उसको एडिमा नहीं है, उसको एसाइटिस नहीं है, ये समझा रहा है वो क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि उसको एडिमा नहीं है, एसाइटिस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों उस क्लाइंट को नो साइन ऑफ एनसेफेलोपैथी के, एनसेफेलोपैथी के भी कोई साइन नहीं है,
उस कंडीशन में आप कौन सी डाइट दोगे, तब वहां पर हमें हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। इस जगह पे हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। ऐसा एक सॉन्डर्स के अंदर ही समझा रखा है, सॉन्डर्स एमओएसपी में एक बुक में किसी में समझा रखा है, इसके बारे में बता रखा है कि अगर क्लाइंट को सिरोसिस लीवर लेकिन एडिमा नहीं है, एसाइटिस नहीं है और अगर एनसेफेलोपैथी की साइन नहीं है ना, तो उस कंडीशन के अंदर हाई प्रोटीन डाइट दी जा सकती है। अदरवाइज दोस्तों हम क्वेश्चन अगर आते हैं डायरेक्टली तो क्या देते हैं, हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं। कैसे देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं। बाकी के हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उससे मैं आपको और ज्यादा समझा दूंगा। चलो एक बार आ जाते हैं वापस, हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो कुछ बच ही नहीं रहा भाई, क्रोनिक हिपेटिक फेलियर हो गया, लीवर ने मतलब काम करना बंद कर दिया, मतलब हर चीज खत्म हो चुका अब लीवर में। अब हमें एनसेफेलोपैथी से पेशेंट को बचाना है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो हाई फैट नहीं देंगे क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा, बाइल नहीं बन रहा दोस्तों, तो फैट का जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो फैट का जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन के अंदर हम कैसे देंगे, लो फैट डाइट देंगे क्लाइंट को, लो फैट डाइट नहीं कि हाई फैट डाइट देंगे। ये गलत हो गया। लो कैलोरी नहीं दोस्तों, पेशेंट के अंदर हर सिम्टम आ रहा है, डिजीज को, बॉडी को भी रीजनरेशन की जरूरत है, यहाँ पे ऑर्गन्स को भी रीजनरेशन की जरूरत है, तो बॉडी को हाई कैलोरी डाइट दी जाएगी। कैसे डाइट दी जाएगी, हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट। तो ये भी गलत हो गया। हाई सोडियम नहीं देंगे, पहले से ही क्लाइंट के अंदर हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिल रहा है, हाइपर नेट्रीमिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिटेंशन, वाटर रिटेंशन देखने को मिल रहा है, वाटर रिटेंशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्लाइंट के अंदर एसाइटिस देखने को मिल रहा है, क्लाइंट के अंदर एसाइटिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होता है, वैसे हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें ही क्या कहती हैं, हमको सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फ्लूइड को हमें कम देना पड़ेगा, तो ये भी हम नहीं करेंगे। तो ऐसे क्लाइंट को कैसे डाइट दी जाती है दोस्तों, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। कैसे डाइट दी जाती है, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। तो लिखो क्रोनिक हिपेटिक फेलियर के पेशेंट को, क्रोनिक हिपेटिक फेलियर के पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दी जाती है, लो प्रोटीन डाइट दी जाती है ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन कम हो, ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन कम हो तथा मरीज को हिपेटिक एनसेफेलोपैथी से बचाया जा सके, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी से बचाया जा सके। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादा टफ लगेंगे नहीं आपको क्वेश्चन, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया। अब सब चीजें हैं जो उससे रिलेटेड होंगी। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन शुड द नर्स असेस टू द क्लाइंट। भाई किसी भी क्लाइंट को अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया है ना दोस्तों, तो उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, लीवर एब्सेस देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, परफोरेशन ऑफ ड्यूडेनम देखने को मिलेगा, या हेमरेज फ्रॉम इसोफेजियल वेरिसेस देखने को मिलेगा। चार आपके सामने क्या है दोस्तों, ऑप्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन को। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो पोर्टल जो वेन है, जो पोर्टल वेन है जिसने गैस्ट्रिक जो ऑर्गन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ऑर्गन है, स्प्लीन है, इन सबसे क्या लिया है, ब्लड को लिया है और आगे सर्कुलेशन में डालने के लिए हार्ट की तरफ लेके जा रही है वो। तो वो कहां से गुजरती है दोस्तों, लीवर से होकर गुजरती है इसकी ब्रांचेज। ठीक है, फिर ये आगे जाती है। तो उससे पहले कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद में हो जाए, या फिर लीवर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके अंदर ब्लड है तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो इंक्रीज प्रेशर इन पोर्टल वेन, बस इज नोन एज पोर्टल हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन जो होता है दैट इज सिरोसिस ऑफ लीवर। एडल्ट के अंदर जो सिरोसिस ऑफ लीवर है ना दोस्तों, वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है। और बच्चों के अंदर, पीड्स के अंदर जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो एक्स्ट्रा हिपेटिक
पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्स्ट्रा हिपेटिक बच्चों के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा हिपेटिक मतलब लीवर से बाहर, सिरोसिस ऑफ लीवर तो लीवर से रिलेटेड ही है, तो एक्स्ट्रा हिपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन, पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, EHPVO ये देखने को मिलता है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर या फिर बच्चों के अंदर मेनली, और बड़ों के अंदर मेन कोज क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर का जब सिरोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, यहाँ पर कई सारे नोड्यूल्स तक बन जाते हैं, स्कार टिश्यूज बन जाते हैं, तो इसको कंप्रेस करते हैं, उसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है। पोर्टल जो वेन होता है ना दोस्तों, उसके अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज अबाउट 5 to 10 mm ऑफ Hg, 5 से 10 mm क्या होता है दोस्तों, Hg होता है। और अगर हम सैलाइन में देखें तो 10 to 15 mm ऑफ सैलाइन, ठीक है, 10 to 15 mm सैलाइन होता है, और Hg के अंदर होता है 5 से 10, आपको यही याद रखना है। अब क्या होगा दोस्तों कि जब ये पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, आगे ब्लड जा नहीं रहा है, तो जो बॉडी जो होती है ना वो कोलैटरल सर्कुलेशन बना लेती है, मतलब खुद की क्या बना लेती है दोस्तों, छोटी छोटी वेसल्स बना लेगी बॉडी। अब ये छोटी छोटी जो वेसल्स होंगी ना दोस्तों, वो कोशिश करेंगे भाई इससे आगे सर्कुलेशन पहुंचे, लेकिन ये जो छोटी छोटी वेन्स बनती है ना, ये बहुत कमजोर होती हैं। जैसे इसोफेगस से बन गई तो इसोफेजियल वेरिसेज हो गई, ठीक है, या फिर जैसे स्टोमक से बन गई गैस्ट्रिक वेरिसेज हो गया, रेक्टल वेरिसेज भी होती हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी वेन बन जाती हैं, ये कोशिश करती हैं पहुंचाने की, चाहे वो पहुंचा पाए नहीं पहुंचा पाए। तो ये जो बनती हैं इसको बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन, मतलब मेन सर्कुलेशन से हटके दूसरा सर्कुलेशन बन रहा है तो इसे हम कोलैटरल सर्कुलेशन बोलेंगे। अब इस कोलैटरल जो सर्कुलेशन जो बन रहा है ना दोस्तों, ये कमजोर होता है, वीक होता है। अब इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, वेन होती है कमजोर। अब ये प्रेशर जो है दोस्तों अगर मोर देन 10 mm ऑफ Hg हो जाता है, मोर देन 10 mm ऑफ Hg हो जाता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाएगा इनके अंदर। और लेकिन अगर ये प्रेशर मोर देन 12 mm ऑफ Hg हो जाता है दोस्तों, तो ये जो वीक जो वेन है ये क्या इनके अंदर क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। इन वीक वेन के अंदर क्या होने लग जाएगी दोस्तों, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, जैसे इसी का एग्जांपल जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं भाई इसोफेजियल वेरिसेज हो गया, ठीक है, उसके कारण ब्लीडिंग होने लग गई, रेक्टल वेरिसेज हो गया तो रेक्टल गैस्ट्रिक वेरिसेज हो गया, ठीक है, तो उन्हीं को हम इस नाम से जानते हैं। तो ये इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब इस कोलैटरल सर्कुलेशन के कारण क्या हुआ, यहां से ब्लड जा रहा था, लीवर तक आ रहा था, लीवर इसको क्या कर रहा था, डिटॉक्सिफाई कर रहा था। अब ये डायरेक्टली सर्कुलेशन यहां चला गया, लीवर से आगे चला गया सर्कुलेशन में ब्लड मान लो, तो ब्रेन के पास मान लो जा रहा है, ये बिना डिटॉक्सिफाई हुए जा रहा है, अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, तो क्लाइंट के अंदर क्या होगा, एनसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। स्प्लीन ज्यादा प्रेशर कोज होगा, स्प्लीन के अंदर स्प्लेनोमेगली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे साइन क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर, पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्या हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण इसोफेजियल वेरिसेज हो सकता है, गैस्ट्रिक वेरिसेज हो सकता है, रेक्टल वेरिसेज हो सकता है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो सकता है, स्प्लीनोमेगली हो सकता है। तो ये सारे साइन क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये बस वही कह रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लीवर एब्सेस। एब्सेस अलग चीज है दोस्तों, एब्सेस नहीं होगा, लीवर के अंदर एब्सेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होना अलग तरीका है, मैंने आपको पूरा डिजीज पढ़ाया हुआ भी है, तो ये नहीं होता। परफोरेशन भी नहीं होता, तो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों वो ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और कहां से होगी ये ब्लीडिंग, दैट द हेमरेज अकर्स फ्रॉम द इसोफेजियल वेरिसेज। जो ब्लड जो इसोफेगस के अंदर जो वेन जो है वो डायलेट हो गई है, वीक वेन है जो कोशिश कर रही है कोलैटरल सर्कुलेशन की, वो क्या हो जाती है दोस्तों, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उसे वो इसका क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल होगा। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण क्या हो सकता है, इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक वेरिसेज में ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल वेरिसेज के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अंदर जो ट्यूब यूज करते हैं हम इसोफेजियल वेरिसेज के अंदर, दैट इज ब्लैकमोर सेंक्सटेकन यूज ट्यूब क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। सेंक्सटेकन ब्लैकमोर जो ट्यूब है उसको हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। तो वो भी हम आगे एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आएगा, तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों दैट इज हेमरेज फ्रॉम इसोफेजियल वेरिसेज। तो लिख लो, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में इसोफेजियल वेरिसेज ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेशेंट को हमें ना नोटिफाई करते हैं भाई आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो आप हमें नोट करोगे, हमें बताओगे। अगर आपको हीमेटिमेसिस हो रहा है तो भी आप हमें बताओगे कि भाई वोमिटिंग के साथ में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो हीमेटिमेसिस कहलाएगा, ठीक है, उसके बारे में बताओगे। या आपके स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है दोस्तों, तो मेलेना हो रहा है तो भी आप बताओगे।
उसके लिए हम बताते हैं। तो ये इसके साइन होते हैं कि भाई ऐसे कैसे पता लगेगा कि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो मेलेना हो, हेमेटोमेसिस हो, या फिर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो डायरेक्टली बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी विद ए कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू। बहुत अलग चीज है ये, मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो लेवल है ना उसके बारे में बता रहा है ये क्वेश्चन। आप समझोगे ये सब क्या क्वेश्चन है, ये अजीब से, लेकिन ये क्वेश्चन समझो दोस्तों, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है ये क्वेश्चन। इसमें पेशेंट को क्या करते हैं दोस्तों हम, ये तो भाई ऐसे बन गया जैसे तो जैबरा हो, थोड़ा सा सही बनाता हूं, कोशिश करता हूं। ये पेशेंट है आपका, थोड़ा सा अभी ह्यूमन बीइंग लगने लग जाए बस जैबरा नहीं दिखे दोस्तों। पेशेंट को ना सच में एक कैप्सूल देते हैं, ये है कैप्सूल, दिस इज कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है दोस्तों, कैमरा होता है प्लस लाइट होती है। इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, कैमरा होता है और लाइट होती है। पेशेंट की जो चेस्ट होती है दोस्तों, उस चेस्ट के ऊपर कोई काम का नहीं है, तो ये है हमारे काम का। पेशेंट के चेस्ट के ऊपर कुछ सेंसर्स और लगा दिए जाते हैं और यहां पर हम एक मॉनिटर लगा देते हैं। अब पेशेंट को क्या कहते हैं दोस्तों, उस कैप्सूल के अंदर क्या लगा हुआ है, उस पेशेंट कैप्सूल में कैमरा लगा हुआ है और लाइट लगी हुई है। अब पेशेंट को कहते हैं कि भाई इस कैप्सूल को आप लो और इसको अंदर इंजेस्ट करो और लेके जाओ। अब वो कैप्सूल जाएगा, कैप्सूल के अंदर कैमरा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, वो कैमरा क्या करता रहेगा दोस्तों, रिकॉर्डिंग करता रहेगा और वो रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो यहां पर भेजता रहेगा, इस सिस्टम तक भेजता रहेगा। बाद में पेशेंट को कहेंगे भाई, ये बहुत ऐसा प्रोसीजर है कि भाई क्लाइंट को लगभग 8 आवर्स क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। 8 आवर्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग करते हैं। 8 घंटे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। जब ये कैमरा पुट करते हैं तो क्लाइंट को कहते हैं कि कम से कम आपको 1 मिनट तक इस कैमरे को पहले अपने मुंह में रखना, डायरेक्ट मत ले जाना। क्यों, क्योंकि रखने के बाद चेक करते हैं, वो रखने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं कि भाई ये जो कैमरा है इसकी जो लाइट है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, कि क्लाइंट जो है इसको अंदर इनगल्प कर ले, अंदर लेके चला जाए, इंजेक्शन कर ले इसका, और वो लाइट काम ही नहीं कर रही है तो खराब सिस्टम हो जाएगा। इसलिए हम क्लाइंट को कहते हैं आपको 1 मिनट आपको इसको टंकी के पास रखो, फिर इसको लेके जाओ, फिर अंदर इनगल्प कर लेता है वो कैमरा। जैसे ही पूरे जीआई ट्रैक्ट में जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे क्या करता रहता है दोस्तों, वो रिकॉर्डिंग करता रहता है, ठीक है। पूरी उसके बाद में वो जो इमेजेस आ जाती हैं, पेशेंट को रखते भी नहीं है, पेशेंट को कहते हैं आप घूमो आराम से। पेशेंट घूमता रहता है, वो रिकॉर्ड होता रहता है, डॉक्टर के पास वो पहुंच जाती हैं, ठीक है, या फिर उस डिवाइस के अंदर रहती हैं, उनसे भी ले सकते हैं इमेजेस को। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये, ठीक है। तो पेशेंट को घर भी भेज दिया जाता है, फिर पेशेंट को कहा जाता है भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है, आपकी पोप के साथ ये बाहर, स्टूल के साथ बाहर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिया जाता है 5 से 7 दिन का समय है। अगर इतने समय में नहीं निकल रहा है तो आपको नोटिफाई द SCP करना पड़ता है। इसके अलावा जो मॉनिटर है यहाँ पर उसको असेस करते रहना पड़ता है कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको फ्रीक्वेंटली हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, लगभग हर 15 मिनट के अंदर इसको हम असेस करते रहते हैं कि ये काम करना जरूरी है। जब तक 8 आवर रिकॉर्डिंग होती है तब तक की बात है, उसके बाद में कोई करने की जरूरत नहीं है। तो उसके द्वारा हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे स्टोमक में गया तो वहाँ की पूरी लेयर को दिखाएगा वो हमें, फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन की पूरी लेयर दिखा रहा है, तो वो एकदम उसकी तरह काम कर रहा है। जैसे एंडोस्कोपी में भी क्या कर रहे थे, फ्लेक्सिबल ट्यूब थी जो अंदर जा रही थी, तो उसी प्रकार से क्या कर रहा है दोस्तों, ये काम कर रहा है। इसके अलावा ये जो कैमरा जो होता है दोस्तों, ये 360 डिग्री का होता है, मतलब चारों तरफ कैमरे लगे हुए होते हैं इसके। तो चारों तरफ से क्या लेता है, ये व्यू लेता है। ऐसे नहीं कि एक साइड से ले रहा है, इधर से नहीं ले रहा है, पीछे से नहीं ले रहा, आगे से नहीं ले रहा। तो जो कैमरा है वो 360 व्यू वाला कैमरा होता है, चारों तरफ से क्या होता है दोस्तों, ये व्यू लेता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार हम। इसमें दे रखा है चेक द रिकॉर्डर एवरी आवर। तो जो रिकॉर्डर है दोस्तों उसको हर 15 मिनट में चेक किया जाता है। तब तक 8 घंटे तक जब ये होता है तो कहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं बंद तो नहीं हो गया है काम करना, तो हर 15 मिनट के अंदर हम रिकॉर्डर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है अवॉइड ईटिंग फूड एंड फ्लूइड्स ड्यूरिंग द टेस्ट, कि जो फूड है और जो फ्लूइड्स है दोस्तों उसको टेस्ट के दौरान अवॉइड किया जाता है, ये भी गलत है। क्लाइंट को कहते हैं कि आप फ्लूइड लो चाहे कुछ भी लो, आप बिल्कुल नॉर्मल रखा जाता है क्लाइंट को। जब घर ही भेज दिया जाता है तो क्लाइंट जो है फ्लूइड भी ले सकता है और फूड भी ले सकता है।
इसके बाद देखा स्वेलो द कैप्सूल एज सून एज इट इज प्लेस्ड इन द माउथ, ये भी गलत है कि जैसे उसने माउथ में लिया तब उसको स्वेलो करने के लिए कहते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि उसको 1 मिनट तक हम रखते हैं, फिर उस दौरान हम चेक करते हैं कि भाई सब कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अंदर जाने के बाद में यहाँ पे माउथ के अंदर जो कैमरा की लाइट है वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, कैमरा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए उसको 1 मिनट तक रखा जाता है, 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा है अवॉइड द स्टूपिंग एंड बेंडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ये बिल्कुल सही है। क्लाइंट को बस एक चीज के लिए हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपको ऐसे मुड़ना नहीं है, ऐसे झुकना नहीं है, ठीक है, ताकि सही आगे जाने में उसको प्रॉब्लम हो, सही से व्यू नहीं आए, तो इस चीज में क्या होती है, बस उसको क्लाइंट को ये कहा जाता है कि आपको इस दौरान क्या करना है, स्टूपिंग एंड बेंडिंग जो टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिखो कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस को इंजेस्ट करने के बाद, मतलब अंदर ले जाने के बाद, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्लाइंट को बेंडिंग एंड स्टूपिंग के लिए मना किया जाता है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। शायद मैंने आपको सारी जितनी भी जो ट्यूब्स हैं ना दोस्तों, उनको अच्छे से समझा रखा है। मैंने आपको सारी गैस्ट्रिक जो ट्यूब है उनके बारे में बता रखा है, इंटेस्टाइनल ट्यूब है उनके बारे में बताया था, और उसी जगह पे मैंने आपको दोस्तों जो ब्लीडिंग्स रोकने वाली हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक क्लाइंट इज ए कैंडिडेट फॉर इंट्यूबेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरिसेज। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको इसोफेजियल क्या हो रही है, वेरिसेज की ब्लीडिंग हो रही है। मैंने आपको बताया था कि पोर्टल हाइपरटेंशन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके कारण क्या हो जाती है, कोलैटरल सर्कुलेशन के कारण वेन है वो वीक हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, और उसके कारण क्या हो सकती है दोस्तों, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके कारण पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण आपको क्या हो सकता है, इसोफेजियल वेरिसेज भी हो सकता है, या आपको गैस्ट्रिक वेरिसेज भी हो सकता है, रेक्टल वेरिसेज हो सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण और क्या चीज हो सकती है, स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, और एनसेफेलोपैथी भी देखने को मिल सकता है। इसमें देखा विच टाइप ऑफ ट्यूब शुड द नर्स एंटिसिपेट, नर्स क्या अनुमान लगाएगी कि कौन सी जो ट्यूब है दोस्तों मेनली यूज की जाती है। तो लेविन और सेलेम सब है गैस्ट्रिक ट्यूब है, मिलर एबोर्ड जो है दोस्तों वो इंटेस्टाइनल ट्यूब है। तो मेन जो ट्यूब हम इसके अंदर यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं दोस्तों, हम ब्लैक मोर सेंक्सटेकन ट्यूब यूज करते हैं। कौन सी ट्यूब यूज करते हैं दोस्तों, हम ब्लैक मोर सेंक्सटेकन जो ट्यूब है ये इसोफेजियल वेरिसेज के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, जिसके अंदर बैलून लगे हुए होते हैं। वो जो बैलून है दोस्तों वो फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, तो इन्फ्लेट होने के कारण वो कंप्रेस करता है जहां से ब्लीडिंग हो रही है, और उसके कारण ब्लीडिंग क्या हो जाती है दोस्तों, रुक जाती है। तो कौन सी ट्यूब यूज की जाती है दोस्तों, ब्लैक मोर सेंक्सटेकन ट्यूब यूज की जाती है। तो लिखो इसोफेजियल वेरिसेज ब्लीडिंग में, इसोफेजियल वेरिसेज ब्लीडिंग में ब्लैक मोर सेंक्सटेकन ट्यूब यूज की जाती है, इसको अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है डायरेक्टली ये भी लिखा सकता है कि बैलून टेम्पोंडे डिवाइस, ये भी लिखा हुआ सकता है। अगर ट्यूब का एग्जांपल नहीं दे वो तो सीधा क्या लिख सकता है, बैलून टेम्पोंडे डिवाइस दिया जाता है। बैलून होता है उसके अंदर जो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, जिसे हम बैलून टेम्पोंडे डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है, या ट्यूब भी बोलते हैं, बैलून टेम्पोंडे ट्यूब। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्लाइंट विद हिपेटिक सिरोसिस, एक क्लाइंट है दोस्तों हिपेटिक सिरोसिस का है, वो डेवलप करता है क्या, स्लर्ड स्पीच, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस एंड ए फ्लैपिंग ट्रीमर्स। विद दिस एविडेंस ऑफ इंपेंडिंग हिपेटिक कोमा, विच डाइट कैन द नर्स एक्सपेक्ट विल बी ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट। सीधी सी बात है दोस्तों कि सबसे पहले क्लाइंट को क्या था, सिरोसिस ऑफ लीवर था, सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ, उसके कारण क्लाइंट को क्या डेवलप हुआ है दोस्तों, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी डेवलप हुआ है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी जब क्लाइंट के अंदर डेवलप होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, इंक्रीज द अमोनिया लेवल, इंक्रीज
अमोनिया लेवल। क्यों? क्योंकि लीवर जो है दोस्तों वो क्या काम करता है, अमोनिया को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर फेलियर हो गया है, सिरोसिस हो गया उसके अंदर, तो उसके कारण क्या होगा, अमोनिया डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहा, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये ब्रेन तक पहुंचेगा और ब्रेन तक पहुंचकर क्या कोज करवाएगा दोस्तों, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी कोज करवाएगा, जिसके कारण पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको सैलेड स्पीच देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस और एस्ट्रेक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लैपिंग जो ट्रिमर्स है दोस्तों वो देखने को मिलते हैं, जो हैंड है उस प्रकार से हैंड और फिंगर्स के अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, इस प्रकार से वो मूव करेंगे, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्लैपिंग ट्रिमर्स या एस्ट्रेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, वो कोमा में भी जा सकता है, तो इसे हम हिपेटिक कोमा के नाम से जानेंगे। तो विच डाइट, क्योंकि एनसेफेलोपैथी हो रहा है तो उसके कारण क्या हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट, तो कौन सी डाइट क्लाइंट के लिए ऑर्डर की जाती है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सिरोसिस ऑफ लीवर में अगर आपसे डायरेक्टली ये सब, इसमें तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया इसने, सिरोसिस ऑफ लीवर दे रखा है, साथ में एनसेफेलोपैथी भी दे रखा है। अगर दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन क्लाइंट के अंदर डेवलप होती है तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि अमोनिया कम से कम बने। क्यों? अमोनिया बनने के कारण क्या हो रहा है, एनसेफेलोपैथी हो रहा है, तो इसलिए कंडीशन में हम क्या देंगे दोस्तों, लो प्रोटीन डाइट देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या देंगे, हाई कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी डाइट। लीवर काम करता है तो लो फैट डाइट, क्योंकि लीवर है बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल बन नहीं रहा है तो उसके कारण लो फैट डाइट क्या करेंगे दोस्तों, प्रोवाइड करेंगे। साथ में हम क्लाइंट को क्या देंगे, वाइटामिन देंगे, क्योंकि फैट सोल्यूबल वाइटामिन तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रही ना, तो वाइटामिन देते हैं। तो ये चीज हम क्या करते हैं, क्लाइंट को डाइट में प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, क्या कर, लेकिन ऐसा दे दे क्वेश्चन बस सिरोसिस ऑफ लीवर, लेकिन बाकी की चीजें नहीं है उसके अंदर, डेवलप नहीं है उसके अंदर, एसाइटिस नहीं है, एडिमा नहीं हो रहा है उसके अंदर, सिरोसिस ऑफ लीवर की कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हम हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं। लेकिन आपको मेन इसको याद रखना है कि कैसी डाइट देते हैं दोस्तों, हम लो प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बस सिंपल सी बात यही है कि यहां से हमें समझ में आ गया ये सारे साइंस है कि क्लाइंट को क्या हो रहा है दोस्तों, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी हो रहा है। तो क्लाइंट को हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं। देखो 20 ग्राम प्रोटीन है वो लो प्रोटीन में होगी, और कैलोरी जो है दोस्तों 2000 कैलोरी देते हैं। 70 ग्राम प्रोटीन ज्यादा है, 80 भी ज्यादा है, 100 बहुत ही ज्यादा है, तो ये तीनों चीजें हम नहीं देंगे। मेन जो डाइट जो देंगे दोस्तों वो लो प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देते हैं। तो लिखो, सिरोसिस ऑफ लीवर के क्लाइंट में, सिरोसिस ऑफ लीवर के क्लाइंट में अगर एनसेफेलोपैथी के साइन डेवलप होते हैं, एनसेफेलोपैथी के साइन डेवलप होते हैं तो ऐसे क्लाइंट को हम लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं, लो प्रोटीन एंड हाई कैलोरी डाइट देते हैं, ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन कम हो, ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन क्या हो दोस्तों, कम हो। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्लाइंट ईट्स ए मील दैट कंटेन्स 13 ग्राम ऑफ फैट। एक क्लाइंट है दोस्तों, खाना खा रहा है जिसमें 13 ग्राम क्या है, फैट है 13 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों दैट इज 31 ग्राम, और प्रोटीन जो है दोस्तों दैट इज 5 ग्राम। अब ये पूछ रहा है कि विच इज द क्लाइंट्स टोटल कैलोरी इनटेक फॉर दिस मील। इस खाना खाने से क्लाइंट को कितनी कैलोरी मिल रही है दोस्तों। सिंपल सी बात है, फैट जो है वो 9 कैलोरी देता है 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 4 देता है, प्रोटीन में कितने देता है, 4 देता है। सबको जोड़ लो, ठीक है, इनको गुना करके सबको जोड़ लो। तो देखो 13 इंटू 9 कितने हो गए, ये 117 हो गए ना, और यहां पर हो गए 31 गुणा में 4, 124 हो गए ये, और ये कितने हो गए 5 ग्राम है ना फैट प्रोटीन, तो 5 चौक 20 हो गए। तो 7 भाई 1 2 2 4 5 और 1 6 और 1 261 कैलोरी। कितनी कैलोरी देंगे दोस्तों, 261 कैलोरी देंगे। एक क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन है कि आप एक क्लाइंट को 18 ग्राम फैट दे रहे हो, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, और 8 ग्राम उसको क्या दे रहे हो आप, प्रोटीन दे रहे हो। टोटल कैलोरी इनटेक बताओ इसका आप। इसमें लिख लो कि 1 ग्राम
फैट 9 कैलोरी एनर्जी देता है, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम फैट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी देता है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो सेम तो आएगा नहीं, तो आप इस प्रकार से लिख लो इसको, एनर्जी देता है। इसका शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हो आप, कार्बोहाइड्रेट 4, प्रोटीन 4, फैट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है। सिरोसिस ऑफ लीवर क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन विच degeneration or destruction of the hepatocyte cells occur that result into the formation of the scar tissues in the liver, that is known as cirrhosis of liver. For which classical sign of hepatic coma, मतलब hepatic coma जब आप पढ़ो तो इसका मतलब आपको पढ़ना है कि एनसेफेलोपैथी, जब लीवर काम नहीं करेगा, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करेगा तो उसके कारण अमोनिया बनेगा। अमोनिया जो है दोस्तों नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और उसके कारण क्लाइंट के अंदर क्या होगा, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी होगा, जिसके कारण क्लाइंट कोमा में जा सकता है। एनसेफेलोपैथी दोस्तों उसके साइन अगर आपको देखने हैं तो उसके अंदर क्लाइंट के अंदर हम जानते हैं कि मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, क्लाइंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी, क्लाइंट के अंदर स्लर्ड जो स्पीच है दोस्तों वो देखने को मिलती है, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है, क्लाइंट के अंदर ड्राउजीनेस देखने को मिलती है, और एक एस्टेरेक्सिस देखने को मिलता है, एस्टेरेक्सिस या फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर। और इसी को रोकने के लिए हम क्लाइंट को कैसी डाइट देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं, लो प्रोटीन डाइट देते हैं। पहला दे रखा है मेंटल कंफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्लाइंट के अंदर मेंटल कंफ्यूजन क्या होगा दोस्तों, डेवलप होगा। सेकंड है इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ब्राउन कलर्ड स्टूल, ब्राउन कलर्ड स्टूल नहीं होता है। अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, क्ले कलर्ड स्टूल हो सकता है। क्या हो सकता है, क्ले कलर्ड स्टूल डेवलप हो सकता है, न कि ब्राउन कलर्ड स्टूल डेवलप होगा। या फिर क्या होगा, स्टेटोरिया भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, एस्टेरेक्सिस, ये भी डेवलप होगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो अभी तक जो हमारे पास सही आए हैं वो मेंटल कंफ्यूजन आया है, साथ में फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स आया है। लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपको क्या कह रहा है कि हाइपर एक्टिव डीप टेंडर रिफ्लेक्स होंगे। जब एनसेफेलोपैथी डेवलप होगा तो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, अगर कोमा में चला गया तो एब्सेंट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, एब्सेंट हो जाते हैं। जबकि इसमें तो क्या लिखा हुआ है, हाइपर एक्टिव लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो लिखो हिपेटिक कोमा और हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी के पेशेंट में, एनसेफेलोपैथी के पेशेंट में मेंटल कंफ्यूजन कोमा स्लर्ड स्पीच कोमा ड्राउजीनेस एंड फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स, ब्रैकेट में लिख लो एस्टेरेक्सिस देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अब आपको ऐसे लग रहा हो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ है ही नहीं इनमें तो, क्योंकि आपने सारे सिम्टम आपके रट गए ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इन एग्जाम में भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें क्या होता है कि हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, बट हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं और फिर वहां पर क्या कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं। देखो पहला क्या दे रखा है दोस्तों, ए नर्स इज कंसर्न्ड दैट ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर मे एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटिक कोमा। बस इसमें सिंपल दे रखा है कि नर्स है दोस्तों, कंसर्न्ड है क्लाइंट के साथ कि जो उसकी डायग्नोसिस हुई है सिरोसिस ऑफ लीवर और वो एक्सपीरियंस कर सकता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटिक कोमा। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असेस दिस क्लाइंट। भाई क्या क्लिनिकल इंडिकेटर्स होगी। अब आप सबसे पहले तो आपको दिमाग हेपेटिक कोमा में जाएगा, जबकि ये इतना डिटेल में नहीं पूछ रहा है। ये पूछ रहा है भाई क्या साइन डेवलप हो सकता है जिस पेशेंट के अंदर क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर है और हो सकता है कि उसको क्या हो, हेपेटिक कोमा हो। तो हम वो सारे साइन देखेंगे जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर में डेवलप हो सकती है, हेपेटिक कोमा में। हम चार ऑप्शन के अंदर ये देखेंगे। पहला दोस्तों हेमिएंजियोमा। हेमिएंजियोमा क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर बिनाइन
बिनाइन ट्यूमर बन जाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, हेमिएंजियोमा के नाम से जानते हैं, जो कि सिरोसिस ऑफ लीवर में डेवलप नहीं होता है। यूरोमिक फ्रॉस्ट क्या होता है दोस्तों, कि जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नाइट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एजोटेमिया की कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन के कारण क्या होता है दोस्तों, उस कंडीशन के कारण मेनली नाइट्रोजन बढ़ने के कारण, ठीक है, एजोटेमिया में तो और भी नाइट्रोजन सारे सब्सटेंस आएंगे, लेकिन इसके अंदर मेनली क्या होता है, जो यूरिया जो है ना, मेनली यूरिया, नाइट्रोजन नहीं, मेनली जो यूरिया है इसमें तो पूरे एजोटेमिया में क्या होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, जितने भी नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस है दोस्तों वो बढ़ जाएं, तो वो तो क्या कहलाता है, एजोटेमिया। और यूरेमिक फ्रॉस्ट में क्या होता है कि यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, यूरिया का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, 200 से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 200 mg/dl से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो यूरिया है ना, ये स्किन के अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिट होने लग जाता है, स्किन के अंदर क्या होने लग जाता है दोस्तों, डिपोजिट होने लग जाता है, और स्किन के कारण डिपोजिट होने के कारण व्हाइट येलोविश कलर दे देता है स्किन को, व्हाइट येलोविश स्किन को कलर देता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, यूरेमिक फ्रॉस्ट। तो यूरेमिक फ्रॉस्ट यहाँ पर भी डेवलप नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर यूरेमिक फ्रॉस्ट आएगा, ज़्यादा डिटेल में जाओगे आप सोचोगे कि ये होगा, लेकिन यूरेमिक फ्रॉस्ट यहाँ पे डेवलप नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहीं भी सिरोसिस ऑफ लीवर में या एनसेफेलोपैथी के अंदर हेपेटिकोमा में ये सिम्टम नहीं बताया, ये बिल्कुल गलत है। अर्टिकारिया भी डेवलप नहीं होता दोस्तों, डेवलप होगा तो प्यूराइटिस डेवलप हो सकता है, अर्टिकारिया डेवलप नहीं होता है, ठीक है। और मेन सिंपल सी बात है दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर होगा तो क्लाइंट को जॉइंटिस होगा, और जॉइंटिस होगा तो क्लाइंट के अंदर क्या साइन देखने को मिलेगा, इक्टेरस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि भाई सिरोसिस ऑफ लीवर हो तो क्या सिम्टम डेवलप होगा, जॉइंटिस होगा, और जॉइंटिस को हम किस नाम जानते हैं, इक्टेरस के नाम से जानते हैं, तो बस इसके कारण इक्टेरस देखने को मिलेगा। अब आप इसको इग्नोर करके बाकी के ज़्यादा टफ उसमें जाओगे, आप ऑप्शंस में जाओगे, तो आपका क्वेश्चन 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इक्टेरस होगा। तो लिख लो, सिरोसिस ऑफ लीवर में, सिरोसिस ऑफ लीवर के पेशेंट में जॉइंटिस, ब्रैकेट में लिखो इक्टेरस, मतलब इसने घुमाने की कोशिश की है भाई, हेपेटिकोमा तक बता दिया, साइन बिल्कुल सिंपल लिया है इसने, इक्टेरस के साइन डेवलप हो सकते हैं, साइन डेवलप हो सकते हैं, बस सिंपल सी एक लाइन लिखनी है आपको। तो इसके कारण क्या क्या डेवलप हो सकता है, क्ले कलर्ड स्टूल हो सकता है, प्यूराइटिस हो सकता है, या फिर डार्क यूरिन हो सकता है, डार्क कलर यूरिन हो सकता है, क्ले कलर्ड स्टूल हो सकता है, प्यूराइटिस हो सकता है, येलो स्क्लेरा हो सकता है, बस ये साइन डेवलप हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में करवाया हुआ भी है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ द लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर के एक क्लाइंट के लिए केयर कर रही है नर्स, विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर दैट व्हेन एबनॉर्मल माइट आइडेंटिफाई ए क्लाइंट हु मे बेनिफिट फ्रॉम द नियोमाइसिन एनिमाज, ठीक है। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको नियोमाइसिन एनिमा दिया गया है, ये मान लो आप, एक क्लाइंट है किस चीज का, सिरोसिस ऑफ लीवर का है, लेबोरेटरी टेस्ट जो है नर्स मॉनिटर करेगी किस चीज के लिए, जिस क्लाइंट के लिए क्या दिया गया है, नियोमाइसिन एनिमा दिया गया है, तो उनमें से कौन सा आपको दोस्तों क्या करना है, लेवल चेक करना है, किस चीज का लेवल चेक करना है। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों, कि सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रीटमेंट के अंदर, तो दोबारा से एक बार वापस रिवाइज आपको करवा देता हूं मैं। एक तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन वो मेनली दी जाती है, क्योंकि विटामिन से एब्जॉर्ब नहीं होती, लीवर बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके कारण विटामिन क्या नहीं होती है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, फैट सोल्यूबल मेनली, तो विटामिन क्या दी जाती है। इसके अलावा क्लाइंट को क्या दिया जाता है दोस्तों, डाईयूरेटिक्स दी जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, इसलिए हम क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं क्लाइंट को, क्या देते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स भी क्या करते हैं दोस्तों, हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एंटासिड्स देते हैं, इसके अलावा लैक्टुलोज देते हैं, लैक्टुलोज और क्या देते हैं, नियोमाइसिन देते हैं। ये तो चीजें लिखाई थी मैंने आपको। अब दोस्तों लैक्टुलोज और नियोमाइसिन दोनों ही क्या काम करते हैं, अमोनिया के फॉर्मेशन को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा कम करते हैं, तो डिक्रीज एमोनिया फॉर्मेशन होगा, और अमोनिया जो है दोस्तों उसका बढ़ा हुआ लेवल क्या कोज कर सकता है, हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कोज कर सकता है, हिपैटिक एनसेफेलोपैथी कोज कर सकता है। इसलिए क्या दी जाती है दोस्तों, लैक्टुलोज दिया जाता है और नियोमाइसिन दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या मॉनिटर करेंगे, अमोनिया के लेवल को मॉनिटर करेंगे, बस सिंपल सी यही बात है। तो देख लो क्वेश्चन में, अगर हमने नियोमाइसिन एनिमा दिया है तो हम किसका लेवल चेक करेंगे दोस्तों, अमोनिया का लेवल चेक करेंगे। क्यों अमोनिया क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लीवर अमोनिया को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है कन्वर्ट करके, ठीक है। लेकिन अब है नहीं, लीवर से इसे काम नहीं कर रहा, तो अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए ट्रीटमेंट दिया, क्या दिया, नियोमाइसिन दिया।
तो नियोमाइसिन क्या काम करेगा, अमोनिया के लेवल को डिक्रीज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर अमोनिया का लेवल हम क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे। कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिलेटेड नहीं है, मेनली इन्फेक्शन में किया जाता है, जबकि cirrhosis of liver is a chronic progressive disorder of the hepatocyte cells in which degeneration and destruction of the hepatocyte occurs that result into the formation of scar tissues। इसे हम किस नाम से जानते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर के नाम से जानते हैं। तो इन्फेक्शन नहीं है दोस्तों ये, तो कल्चर सेंसिटिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट, ये बात सही है कि सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर ल्यूकोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोपिनिया भी देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी देखने को मिलता है, एनीमिया भी देखने को मिलता है। बट एक बात बताओ, ये पूछ रहे नियोमाइसिन एनीमा देने के कारण WBC पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, इसलिए यहां पर ये आंसर नहीं आएगा, व्हाइट ब्लड सेल काउंट नहीं आएगा। हाँ, सिरोसिस ऑफ लीवर पे इफेक्ट होता है, लेवल कम होता है, बट नियोमाइसिन का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज जो लेवल है दोस्तों आपका, एलेनिन एमाइनो जो ट्रांसफेरेज का जो लेवल है वो भी हम चेक नहीं करते। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ALT के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम किस नाम से जानते हैं, SGOT। इसे और किस नाम जानते हैं दोस्तों, SGOT के नाम से भी जानते हैं। तो इसको लेवल चेक करना चाहिए सिरोसिस ऑफ लीवर में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बट इसके कारण दोस्तों नियोमाइसिन के लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, नियोमाइसिन के लेवल पे इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीरम ग्लूटामेट, ऑक्जेलो एसीटेट और ट्रांस एमाइनेज, ठीक है। SGOT फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांस एमाइनेज। एक एंजाइम और होता है दोस्तों जिसे हम किस नाम जानते हैं, AST के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एस्पार्टेट है, ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये, ट्रांस एमाइनेज। और इसको और एक नाम इसका और क्या है दोस्तों आपका, वो है आपका SGPT, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, SGPT है। अब आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ, सीरम ग्लूटामेट, आगे बताओ PT मतलब बताओ क्या होगा, P फॉर ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है ऐसा, पायरुविक एसिड से रिलेटेड, बताओ क्या होगा। SGPT की फुल फॉर्म बताओ, क्वेश्चन आपके लिए, फुल फॉर्म SGPT मुझे आता है, ऐसे नहीं मुझे नहीं आता तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे SGPT की फुल फॉर्म बतानी है। इसके बाद हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, तो लिख लो, लिखो, सिरोसिस ऑफ लीवर के क्लाइंट को, सिरोसिस ऑफ लीवर के क्लाइंट में अमोनिया के लेवल को डिक्रीज करने के लिए, अमोनिया के लेवल को डिक्रीज करने के लिए लैक्टुलोज एंड नियोमाइसिन एनीमा दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट विद सिरोसिस ऑफ लीवर, एक क्लाइंट है दोस्तों जिसको क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, हैज ए प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड ए लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। क्लाइंट का प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है दोस्तों वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, और प्लेटलेट काउंट क्या हो गया दोस्तों, लो हो गया है। इसके लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलता ही है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। ए रेगुलर डाइट इज ऑर्डर्ड, ऐसे क्लाइंट के अंदर रेगुलर डाइट ही क्या की गई है, अभी ऑर्डर की गई है। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंसीडरिंग द क्लाइंट्स कंडीशन, भाई आपको क्या चीजें देनी है इनमें से, ये चीज बताओ, क्या चीज करनी चाहिए, सॉरी क्या देनी है, खाने से रिलेटेड नहीं करा, इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को, भाई क्या चीज करनी है इसके अकॉर्डिंग आपको, कि व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, की नर्स को क्लाइंट को किस चीज के लिए क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। जिस क्लाइंट के अंदर ये सभी कंडीशंस हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर है, साथ में प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट काउंट क्या है, कम है। ये दोनों चीजें हमें किस चीज को बता रही है दोस्तों, सिंपल सी बात है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग की रिस्क को बता रही है, कि इंक्रीज रिस्क को क्या है, ऐसे क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा है। अवॉइड फूड्स हाई इन विटामिन के, बिल्कुल गलत है दोस्तों। विटामिन के इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन, इन सिरोसिस ऑफ लीवर देयर इज डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन्स ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द बाइल बाय लीवर। लीवर जो है सिरोसिस हो गया, बाइल का फॉर्मेशन करता है, बाइल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, बाइल जो है वो फैट की इमल्सिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, एंड विदाउट इमल्सिफिकेशन द डाइजेशन ऑफ द फैट कैन नॉट बी डन। उसके इमल्सिफिकेशन के बिना आप ये सोचो कि बाइल के बिना अगर आप फैट को एब्जॉर्ब कर लोगे या डाइजेशन कर लोगे तो इट कैन नॉट बी डन, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है। जब ये ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, तो इसके लिए वी हैव टू गिव वाइटामिन्स टू द पेशेंट, हमें पेशेंट को वाइटामिन्स देनी पड़ेगी। अब चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में देनी पड़े, अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देंगे, या फिर ज्यादा देंगे कि कुछ तो एब्जॉर्ब हो, थोड़ा बहुत तो बाइल बनेगा,
बट कुछ तो एब्जॉर्ब हो, ज्यादा नहीं तो। लेकिन यहाँ पर तो क्या ले रखा है, अवॉइड करना है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। पहले ही क्लाइंट जो है दैट इज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन के, क्लाइंट जो है वो डेफिशिएंट ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड द क्लाइंट्स आर डेफिशिएंट ऑफ दीज विटामिन्स। अब क्लाइंट जो इन विटामिन्स का क्या है, डेफिशिएंट है, देन वी शुड प्रोमोट, ठीक है, प्रोमोट और इंक्रीज द डोज ऑफ द विटामिन्स। तो इस कंडीशन में ज्यादा डोज देंगे या फिर हम उसको क्या लगाएंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर हम देंगे। आईएम दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, विटामिन के तो दोनों फॉर्म में दी जा सकती है, आईएम भी दिया जा सकता है और आईवी भी दिया जा सकता है। इसके बाद तो ये चीज क्या हो गया, गलत हो गया, हम क्लाइंट को ऐसा तो नहीं कहेंगे। सेकंड दे रहे हो, चेक द पल्स सेवरल टाइम्स ए डे। हाँ, पल्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्रिथमिया देखने को मिल सकता है, लेकिन सिर्फ पल्स के द्वारा डिस्रिथमिया को पता भी नहीं लगेगा हमें। दूसरी बात, सेवरल टाइम चेक करने का कोई फायदा नहीं है कि आप सेवरल टाइम बार बार मिनट मिनट में चेक करते रहो, तो ये इसको डिफाइन नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट याद रखिए, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क व्हेन टेकिंग एस्पिरिन। इतना गलत ऑप्शन है ये कि पूरी बुक में सबसे गलत ऑप्शन है ये। मतलब क्लाइंट को आप सिंपल सा सीधा आपको बता रहा है भाई कि क्लाइंट के अंदर प्लेटलेट काउंट कम है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोलॉन्ग्ड है, ब्लीडिंग के रिस्क हैं, फिर कह रहा है कि क्लाइंट को एस्पिरिन दो। अरे भाई, इसको तो आप सबसे पहले गोली मारो, ऐसे ऑप्शन को तो सबसे पहले हटा दो, कोई काम का नहीं है ये ऑप्शन, बिल्कुल बकवास ऑप्शन है। अगर जिस बच्चे ने इस आंसर को सही कर दिया ना, समझ लो कि खुद ही गला घोट के मर जाओ मत कर लेना ऐसा काम, मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट जो दे रखा है दोस्तों, क्या है, रिपोर्ट द साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, द क्लाइंट इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। जो क्लाइंट है ब्लीडिंग के इंक्रीज रिस्क पे है, और जब इंक्रीज रिस्क पे है क्लाइंट दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, तो आप क्लाइंट को क्या कहोगे, भाई आपकी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको अगर कैसी भी ब्लीडिंग होती है, स्लाइट भी अगर ब्लीडिंग होती है, तो आप हमें बताओ, क्योंकि पेशेंट ब्लीडिंग के रिस्क पे है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आपको कुछ भी नहीं आता ना सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, प्रोलॉन्ग्ड है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लेटलेट काउंट कम है, तो आप ब्लीडिंग के रिस्क है, तो आपको बताना है, बस क्लाइंट को रिपोर्ट करना है कि ब्लीडिंग के साइन को करना पड़ेगा। तो लिखो सिरोसिस ऑफ लीवर विद इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट वाले क्लाइंट को नर्स के द्वारा इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आप ब्लीडिंग के रिस्क पर हैं तथा आपको स्लाइट ब्लीडिंग को भी रिपोर्ट करना है। ऐसे नहीं है कि हो रही है कोई बात नहीं, हो गई होगी, वैसे ही आ गया होगा, खून आ गया होगा मुंह से, वैसे ही आ गया होगा, मेलिन आ गया होगा, हो गया होगा, छोड़ो, कोई काम का नहीं है। तो उसको हमें समझाना है इस पेशेंट को हमें, तो ये थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन अब हम कल करेंगे, तो माइल्ड एजिटेशन सिंड्रोम है, उसको हम कल ही कर लेंगे। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी आपको। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दैट वाज रिलेटेड टू लीवर कैंसर, ठीक है, कैंसर ऑफ द लीवर है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट के अंदर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ, मतलब इंक्रीज चांसेस ऑफ वेट लॉस। क्लाइंट के अंदर वेट लॉस के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एंड जो क्लाइंट है दोस्तों ऑल्सो डेवलप द एसाइटिस, क्लाइंट एसाइटिस डेवलप करता है। सो वी हैव टू मॉनिटर द इनटेक आउटपुट, एब्डोमिनल गिर्थ एंड वेट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, ये चीज़ें हमें मॉनिटर करनी चाहिए। तो हम तभी हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में वो जो भी ट्रीटमेंट है उसका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रेजेंट वेट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू सिरोसिस ऑफ लीवर या न्यूट्रिशन दैट इज प्रोवाइडेड इनटू सिरोसिस ऑफ लीवर। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इन सिरोसिस ऑफ लीवर देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एनसेफेलोपैथी ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड। देन वी हैव टू डिक्रीज द लेवल ऑफ अमोनिया एंड वी विल डू इट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। जो डाइट के अंदर जो प्रोटीन है उसके अमाउंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया विल बी डिक्रीज्ड एंड इट विल डिक्रीज द रिस्क ऑफ द हिपेटोएन्सेफेलोपैथी। इसके कारण हिपेटोएन्सेफेलोपैथी का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कह रहा है आपको, वो ये कह रहा है
कि एक क्लाइंट है दोस्तों पोर्टल हाइपरटेंशन का, तो पोर्टल हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच इंक्रीज लेवल ऑफ द या इंक्रीज प्रेशर इन पोर्टल वेन मोर देन 10 mm of Hg। 10 mm of Hg से अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। एंड द पेशेंट ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप स्प्लिनोमेगाली, इसोफेजियल वेरिसेज, गैस्ट्रिक वेरिसेज, रेक्टल वेरिसेज एंड हिपेटोएंसेफेलोपैथी। तो हमें पेशेंट को क्या करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर हमें चेक करना है कि कहीं से उसकी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो हेमरेज फॉर इसोफेजियल वेरिसेज वी विल चेक और असेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो भी इसी से रिलेटेड था, वो एंडोस्कोपी से रिलेटेड था। देयर इज ए न्यू टेक्निक इन दिस न्यू एरा दैट इज कॉल्ड कैप्सूल एंडोस्कोपी। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी में क्या होता है, कैप्सूल इंजेस्ट कर दिया जाता है। तो उसके अंदर कंडीशन में बस एक ही चीज़ को आपको अवॉइड करना होता है। हमें कहते हैं कि क्लाइंट को आपको ऐसे झुकना नहीं है, बैंड नहीं होना, स्टूपिंग नहीं होना है आपको। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बाकी की किसी भी चीज़ के लिए अवॉइड नहीं करते हैं क्लाइंट को हम। क्लाइंट खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ वही क्वेश्चन है, सेम है। यही भी हिपेटिक सिरोसिस ऑफ लीवर है, स्लैड स्पीच है, उसके मेंटल कंफ्यूजन हो गया, ड्राउजीनेस हो गई है, फ्लैपिंग हैंड, ट्रिमर्स हो गया, एस्टेरेक्सिस हो गया है। तो क्या चीज़ हो रहा है इसको, हिपेटिक एंसेफेलोपैथी, हिपेटिक कोमा में पेशेंट जा सकता है। कैसी डाइट देंगे, लो प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा होगा, उसके कारण ये डेवलप हो रहा होगा। तो लो प्रोटीन देंगे। लो प्रोटीन डाइट का मतलब 20 ग्राम प्रोटीन देंगे। हाई कैलोरी देंगे, 2000 कैलोरी डाइट देंगे। लो फैट डाइट देंगे, विटामिन फैट सोल्युबल जो विटामिन है वो प्रोवाइड करेंगे। इसको आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है कि क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं अगर क्लाइंट को, क्लासिकल साइन क्या है हिपेटिक कोमा के या हिपेटिक एंसेफेलोपैथी के। तो वही है, मेंटल कंफ्यूजन है, सैलड स्पीच होता है इसके अंदर, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, सैलड क्या हो जाती है दोस्तों, स्पीच हो जाता है, फ्लैपिंग हैंडेड जो ट्रेमर्स है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डेवलप होते हैं, जो भी मैंने आपको लिखा रखा है यहाँ पे। ड्राउजीनेस, एस्टेरेक्सिस, एक क्लाइंट है जिसको हम लैक्टुलोज दे रहे हैं या फिर उसको हम नियोमाइसिन एनिमा दे रहे हैं, तो उसका भी रीजन क्या था, अमोनिया के लेवल को कम करना। और ये क्या था दोस्तों, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सिरोसिस ऑफ लीवर है, पेशेंट है, प्रोलॉन्ग्ड है प्रोथ्रोम्बिक टाइम एंड प्लेटलेट जो काउंट है वो क्या है, कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्लाइंट के अंदर। क्या करोगे आप, क्लाइंट को यू विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट एनी स्लाइट ब्लीडिंग। कोई भी स्लाइट जो ब्लीडिंग है दोस्तों उसको रिपोर्ट करने के लिए कहोगे आपको। बस यही, ये आज की हमारी छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा और अब सिंपल लगने लग गए होंगे क्वेश्चन, बुक भी आपको सिंपल लगने लगी होगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे जल्दी। ये सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है कि कुछ दिन क्लासेस बीच के अंदर जो ब्रेक हुई थी उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी बोलता हूँ मैं आपको इसके लिए। बट अब हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी दोस्तों, अगर एक कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो मैं आपको सबसे लास्ट में करवाऊंगा। इसके अलावा बाकी के जितने भी जो सिस्टम्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे और लगभग 30 क्लासेज हमारी होंगी जिनके अंदर मैं आपको पूरा MSN जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हमारा OBG कंप्लीट हो ही चुका है, फिर बचता है हमारा क्या, पीडियाट्रिक बचता है, फंडामेंटल बचता है और साइकेट्री पड़ता है। फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।